आज हम लोग लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज और क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के बारे में अध्ययन करेंगे। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है उसका EC नंबर 1.1.1.27 है। ये शरीर की हर कोशिका में पाई जाती है। ये 5 आइसोजाइमिक ग्रुप में पाई जाती है और ये 2 उप इकाइयों से बनी हुई है। एक M टाइप की उप इकाई है और एक H टाइप की उप इकाई है। मिलकर एक टेट्रामेरिक एंजाइम बनाते हैं जो कि 5 आइसोजाइमिक फॉर्म्स में पाई जाती है और हर ऊतक में भिन्न प्रकार की आइसोजाइम पाई जाती है। हृदय की पेशियों में, वृक्क में और RBC में LDH1 और LDH2 टाइप की आइसोजाइम पाई जाती है, जबकि यकृत और कंकाली पेशियों में LDH4 और LDH5 टाइप की आइसोजाइम पाई जाती है। इसकी परीक्षण विधि निम्नलिखित है। पाइरुवेट NADH+H+ से क्रिया करके लैक्टेट और NAD+ बनाता है। NADH जो है वो 340 नैनोमीटर्स की तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। तो हम एंजाइम की जो सक्रियता है वो जितनी मात्रा में NADH की सांद्रता घट रही है उसके समानुपाती होता है। तो NADH की अवशोषकता 340 नैनोमीटर्स पे नापकर जिस मात्रा में वो घटता है उससे हम एंजाइम की सक्रियता ज्ञात कर लेते हैं या एंजाइम की इकाइयां निकाल लेते हैं। सामान्य मान 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर है। सीरम में प्रायः LDH2 अधिक मात्रा में पाई जाती है। LDH लेवल्स जो है RBC में अधिक उपस्थित होती हैं। तो यदि हीमोलाइज्ड ब्लड होगा, RBC क्षतिग्रस्त होने से वो प्लाज्मा में उसके संगठन, उसका तत्व आ जाएंगे तो उसका LDH का मान प्लाज्मा में बढ़ जाएगा। इसके कारण गलत परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए हीमोलाइज्ड रक्त का उपयोग इस परीक्षण के लिए नहीं करना चाहिए। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में जब हार्ट अटैक आता है तो LDH एक्टिविटी अत्यधिक बढ़ जाती है, जबकि H4 आइसोजाइम जो LDH1 है वो 5 से 10 गुना अधिक बढ़ती है। यहाँ एक ग्राफ के द्वारा दिखाया गया कि क्रिएटिन काइनेज जो है वो 24 घंटे के अंदर बहुत अधिक बढ़ जाती है और 3 से 4 दिन में सामान्य मान पे आ जाती है। जो GOT है वो 2 से 3 दिन में पीक वैल्यू पे पहुंचती है और 6 दिन के अंदर सामान्य मान में आ जाती है, जबकि जो LDH है वो 12 से 24 घंटे में बढ़ना शुरू करती है, 48 घंटे पे पीक पे पहुंचती है और 8 से 14 दिन में सामान्य मान पे आती है। तो यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया और कुछ समय लगा उसे अस्पताल पहुंचने में, तो हम LDH का माप का पता लगा सकते हैं कि उस रोगी को हार्ट अटैक आया है अथवा नहीं आया है। और LDH तब भी बढ़ी रहती है जब CK और SGOT लेवल सामान्य पे वापस आ जाते हैं। जितनी मात्रा में LDH बढ़ती है वो हमें बताता है कि कितनी मायोकार्डियल का ऊतक क्षतिग्रस्त हुआ है। समानता रक्त में LDH2 का मान अधिक होता है, सांद्रता अधिक होती है LDH1 की तुलना में। पर जब किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है तो LDH1 का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और इसके कारण अब LDH1 अधिक मात्रा में पाई जाती है LDH2 की तुलना में। इस प्रकार के पैटर्न को हम फ्लिप्ड पैटर्न कहते हैं। अधिक सीरम LDH मान जो है निम्नलिखित रोगों में देखे जा सकते हैं। हीमोलिटिक अनीमिया, हेपेटोसेलुलर डैमेज जब यकृत क्षतिग्रस्त होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कैंसर, ल्यूकेमिया इत्यादि। हर ऊतक में भिन्न आइसोजाइम पैटर्न होता है, तो आइसोजाइम्स का अध्ययन करके हम पता लगा सकते हैं कौन सा ऊतक क्षतिग्रस्त है। 5 आइसोजाइम फॉर्म है H4 HTM, H2M2, H1M3 और M4। M4 कंकाली पेशियों में पाई जाती है और ये पाइरुवेट से संदमित नहीं होती है, जबकि H4 जो है वो हृदय में पाई जाती है और ये पाइरुवेट से संदमित होती है। वृक्क में यदि क्लॉट जमा इन्फेक्शन आया है, पैनक्रियाटाइटिस है या कोशिकाएं अत्यधिक क्षतिग्रस्त हैं या आंतों में कोई अवरोध है तो LDH4 और LDH5 का मान बढ़ जाता है और LDH1 और LDH2 का मान तब बढ़ता है जब हृदय रोगग्रस्त होता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी एंजाइम है क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज, इसे क्रिएटिन काइनेज भी कहते हैं। इसका EC नंबर है 2.7.3.2। ये एंजाइम निम्नलिखित क्रिया को प्रेरित करती है। क्रिएटिन फॉस्फेट प्लस ADP वो बनाएगा क्रिएटिन प्लस ATP। सामान्य मान 20 से 50 इंटरनेशनल
इनहिबिटर है। अधिक मात्रा में ये कंकाली पेशी मायोकार्डियम यानी हृदय में और मस्तिष्क में पाई जाती है, पर ये यकृत और वृक्क में नहीं पाई जाती है। ये हमें बहुत संवेदनशील तत्व है, एंजाइम है, जिसके द्वारा हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या कंकाली पेशियों के रोग के बारे में पता लगा सकते हैं और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, क्योंकि यकृत के रोगों में ये एंजाइम नहीं बढ़ती है। मनुष्यों में CPK जो है 3 आइसोजाइम ग्रुप में पाई जाती है। हर आइसोजाइम जो है डाइमर है, जो कि 2 प्रोटोमर्स से बना है, M फॉर मसल सब यूनिट और B फॉर ब्रेन सब यूनिट। जो असे मेथड है वो इस प्रकार से परीक्षण विधि क्रिएटिन फॉस्फेट और ADP क्रिया करके ATP प्लस क्रिएटिन बनाते हैं। क्रिएटिन जो है वो क्षारीय माध्यम में डायएसिटाइल और नाफ्थोल से क्रिया करके रंगीन यौगिक बनाती है, जिसे 520 नैनोमीटर पे हम मापित कर सकते हैं। पहले इसको मेजर करने के लिए पहले हम टोटल CK की सक्रियता मापित करते हैं, फिर आइसोजाइम को एंटीसिरा का उपयोग करके अवक्षेपित कर देते हैं और फिर MB का मान मेजर करते हैं। तो टोटल में से जब हम MB का मान माइनस करेंगे तो हमें टाइप की भी एक्टिविटी मिल जाएगी। ये 3 फॉर्म्स हैं, CPK1, 2 और 3। CPK1 BBA मस्तिष्क में पाई जाती है, रक्त में 1% पाई जाती है और इलेक्ट्रोफोरेसिस में फास्ट मूविंग है। CPK2 MB है, 5% पाई जाती है रक्त में, इंटरमीडिएट मध्यस्थ गति से मूव करती है, हृदय में पाई जाती है। CPK3 MM टाइप है, मीन परसेंटेज ब्लड में 80% है, धीरे गति से गमन करती है और कंकाली पेशी में पाई जाती है। इसका नैदानिक महत्व इस प्रकार से, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बाद सीरम में क्रिएटिन काइनेज की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, 6 घंटे में बढ़ना शुरू हो जाती है और पीक में 24 से 30 घंटे में पहुंच जाती है, 2 से 4 दिन में सामान्य पे आ जाती है। यदि हार्ट फेलियर हो गया या कोरोनरी इनसफिशिएंसी है तो इसका मान रक्त में नहीं बढ़ता है। न्यूरोजेनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसका कम मात्रा में इसका मान बढ़ता है। जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, मायोसाइटिस होती है, तब इसका मान अधिक बढ़ जाता है और MM टाइप के आइसोजाइम का बढ़ता है। सबसे अधिक ये रक्त में तब बढ़ती है जब ड्यूशेन टाइप की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये बढ़ जाती है और सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स में भी बढ़ जाती है। तो यदि कंकाली पेशी रोगग्रस्त है तो आपका MM टाइप की CPK3 बढ़ेगी और हृदय के रोग है तो CPK2 बढ़ेगी और मस्तिष्क के रोग है तो CPK1 टाइप की आइसोजाइम बढ़ती है।